नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए आज की कक्षा को मैं प्रारंभ करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी हम इसे कभी कभी लोग आप देखते हैं मैपिंग भी लोग बोलते हैं, लेकिन ये मैपिंग नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। हालांकि चीज़ों को हम मैपिंग के माध्यम से लोकेशंस को, पठारों को, मरुस्थलों को, वहाँ पे हो रहे जलवायु परिवर्तन को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो है कोई मैपिंग जैसा सेगमेंट नहीं है। ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, जिसे हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत देखते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को साधारण के लिए, अच्छाई के लिए, सेहत से पढ़ने के लिए हम 4 भागों में डिवाइड किए। तो उन चारों भागों को मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूं कि हम किस प्रकार चीज़ों को इस तरह से हम 4 भागों में बांटने का प्रयास किए थे। तो ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है इस तरह से, और ये था इस तरह से चीज़ें जो थी कि ये कुछ ऑस्ट्रेलिया का मैप इस प्रकार था। और हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सागर था, यहाँ पे कौन सागर था? कोरल सागर। कौन सागर? कोरल सागर था। कोरल सागर ये जो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और यहाँ पे जो था वो था क्या, आपको पता है? तस्मान सागर। तस्मान सागर याद रखिएगा, मैं रिपीट के लिए आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक जल संधि थी। क्या थी? एक जल संधि थी जिसका नाम था बास जल संधि। क्या नाम था? बास जल संधि। और इसी के समीप यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया का ही राज्य है जिसका नाम है तस्मानिया। क्या नाम है? तस्मानिया। और यही तस्मानिया का खोज किया था एबल तस्मान, और उसी के नाम पर इस राज्य का नाम पड़ा तस्मानिया। और इसके समीप जो राज्य था उसका नाम पड़ा तस्मान सागर। इट इज क्लियर? नेक्स्ट। तो मैंने आपको ये बताया था। फिर आपको बताया था कि यहाँ पे एक जो सागर है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं दक्षिणी महासागर। क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर। इस वाले क्षेत्र में यहाँ आते हैं तो आपको नजर आता है हिंद महासागर। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं पुनः अभी टॉपिक पर आता हूं। सागर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है तिमूर 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 का सागर। यहाँ पे है एक खाड़ी नजर आता है जिसका नाम है बोनापार्ट की खाड़ी। क्या नाम है? बोनापार्ट की खाड़ी। और यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे एक सागर जिसका नाम है अराफुरा सागर। अराफुरा सागर। यहाँ पे कारपेंट्रिया की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। और फिर यहाँ आइएगा तो यहाँ पे एक संधि नजर आती है। ये संधि है जिसका नाम है टॉरेस जल संधि। टॉरेस जल संधि। और इसके जो ऊपर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसके जो ऊपर वाले क्षेत्र है, यहाँ पे एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया का ही, और राज्य नहीं कह सकते, एक लैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है इसका नाम है आप न्यू पापुआ गिनी। न्यू पापुआ गिनी। अब यह एक स्थलीय क्षेत्र है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य क्षेत्र है जिसका नाम है केप ऑफ यॉर्क। क्या नाम है? केप ऑफ यॉर्क। अब देखिए कि जो ये टॉरेस जल संधि है, न्यू पापुआ गिनी और केप ऑफ यॉर्क को अलग कर रहा है। सेम इसी के तहत साउथ में आइएगा ऑस्ट्रेलिया को तो आपको पता चलेगा कि यहाँ भी एक जल संधि है जिसका नाम है बास जल संधि। और बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि और नीचे वाले जो स्थल क्षेत्र है तस्मानिया, एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, उसको डिवाइड कर रहा है। तो इसी को कहते हैं जल संधि। यानी जल संधि दो जल संधियों को आपस में जोड़ दे, जल संधि, और दो स्थलीय क्षेत्र को अलग कर दे, इसे क्या कहते हैं? स्थल संधि। तो आपको समझ में आया कि ये जो जल संधि है, बास जल संधि, किसको किसको जोड़ रहा है? तो तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ रहा है। और ये जो है टॉरेस जल संधि, ये टॉरेस जल संधि देखिए आपको पता चलेगा कि अराफुरा सागर को जोड़ रहा है किससे? तो कोरल सागर से।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि कोरल सागर सागर और महासागर में क्या अंतर है? तो आप जानिए, जो सागर होते हैं महासागर का ही एक छोटा सा भाग होते हैं, और हम उसके नाम जो धरते हैं वो लोकेशन के हिसाब से धरते हैं। और इस प्रकार हमने आपको सारी बातों को बताया था, और ये भी बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है कुछ इस प्रकार है। आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हम बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ इस प्रकार भाग है, जो राज्य है, जो राज्य, ये सारी राज्य आपस में अलग अलग क्या हुए हैं, बटे हुए हैं। यहाँ पे कौन राज्य था? यहाँ पे जो था उसका नाम था क्वींसलैंड। क्या नाम था? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी जो थी वो ब्रिस्बेन था। कहाँ था? ब्रिस्बेन। इसकी राजधानी कहाँ था? ब्रिस्बेन। अब यहाँ पे क्या था? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स। इसकी राजधानी जो थी कहाँ थी? सिडनी थी। कहाँ थी? सिडनी थी। सिडनी। अब यहाँ पे क्या था? विक्टोरिया था। क्या था? विक्टोरिया था। विक्टोरिया का राजधानी कहाँ था? तो विक्टोरिया की राजधानी जो था एडिलेड नहीं था। इसकी राजधानी जो थी आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड जरा टाइम दीजिए। कुछ बातें जो होती है स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक, इसकी जो विक्टोरिया की राजधानी थी वो मेलबर्न था। कहाँ था? मेलबर्न था। क्लियर? यहाँ पे आप आइएगा तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, ये राज्य है, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो था, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी था वो एडिलेड था। कहाँ था? एडिलेड। अब यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो था वो पर्थ था। क्या था? पर्थ। अब यहाँ पे नॉर्दर्न टेरेटरी है। क्या है? नॉर्दर्न टेरेटरी। अब नॉर्दर्न टेरेटरी का राजधानी कहाँ था? तो डार्विन था। कहाँ था? डार्विन था। और ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वो कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। तो याद रखिएगा, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और यहाँ पे एक और राज्य है तस्मानिया, और इस तस्मानिया का राजधानी है होबार्ट। कहाँ है? होबार्ट। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरेटरी है, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन है? तो नॉर्दर्न टेरेटरी और कैनबरा। कैनबरा कौन है? ऑस्ट्रेलिया का मुख्य राजधानी है। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑल ओवर मैंने इन सब चीज़ों को बारे में बताया था, तो एक बार आँख मूंदिएगा और ऑस्ट्रेलिया के बाहरी भागों को और फिर आंतरिक भागों को एकदम स्पीड में बोलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को कौन सी भागों को? आँख बंद कर लीजिए। पहले ऑस्ट्रेलिया के बाहरी भागों को क्लॉकवाइज बोल के फिर उल्टा, यानी एक बार क्लॉकवाइज और फिर उसके उल्टा बोलेंगे। ठीक, तो आप ऑस्ट्रेलिया के पहले बाहरी भागों को और फिर उसके आंतरिक भागों को बोलना शुरू करेंगे। आंख बंद कर लीजिएगा। पहला कौन है? कोरल सागर, प्रशांत महासागर। फिर कौन सागर? तस्मान सागर, बास जल संधि, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, फिर तिमूर की सागर, फिर बोनापार्ट की खाड़ी, अरापुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी। ठीक, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब रहने दीजिए, बाहरी भाग बोल दिए, आंतरिक भाग में चलिए। कौन सा राज्य है? तो 6 राज्य है। 6 राज्य में पहला क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ है? ब्रिस्बेन। ठीक, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहाँ है? सिडनी। फिर कौन है? विक्टोरिया की राजधानी कहाँ है? तो विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। फिर कौन है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? एडिलेड के बाद आगे बढ़िएगा तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? पर्थ। फिर कौन है? ऊपर में जाइएगा नॉर्थ में तो नॉर्दर्न टेरेटरी की राजधानी कहाँ है? डार्विन। और नॉर्दर्न टेरेटरी और ऑस्ट्रेलिया का एक मुख्य भाग है कैनबरा, जो दोनों टेरेटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। आँख खोल लीजिए। चीजें समझ में आपको आया होगा कि हम पहले बाहरी भागों को बोल दिए और फिर आंतरिक भागों को बोल दिए। ये चीज समझ में आ गया होगा। आइए आगे जानते हैं। ये तो चीजें हम जाने जो अपने पिछले कक्षा में पढ़ा था, लेकिन आज की कक्षा जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का ये वाले जो भाग है, ये देख रहे हैं, ये क्या था? ये वाले जो क्षेत्र था, इसको हम क्या बोले थे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोले थे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये जो संकीर्ण पट्टी है, जो तटीय पट्टी है, इसको हम बोले थे क्या? कि पूर्वी तटीय मैदान, यानी पूर्वी तटीय
भूमि, पूर्वी तटीय भूमि। और इसको क्लासिफिकेशन नंबर 1 किए थे। और दूसरा क्लासिफिकेशन नंबर किसको किए थे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। तीसरा किसको किए थे? तो ये जो मुख्य भूमि है ये केंद्रीय भूमि है, इसको तीसरा किए थे। और चौथा ये जो मरुस्थलीय भूमि है इसको किए थे। इतना बातें आपको याद होगा। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के जो पहला जो पूर्वी तटीय मैदान था क्लासिफिकेशन में उसको जाना, फिर मैं दूसरा को जाना, अब जो जानने वाले हैं वो तीसरा को जानते हैं। और तीसरा क्या है? केंद्रीय निम्न भूमि। तो इसको मैं मिटा रहा हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। ये सब बातें जो है आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना होंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ये बता दूं खाड़ी कहाँ है, झील कहाँ है, कौन स्थल कहाँ है। मेरा उद्देश्य है कि आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी तो बनेंगे ही, पीटी और अन्य वनडे एग्जाम उड़ियाते उड़ियाते आपसे क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में एक समझ डेवलप हो, जिसके कारण आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सारगर्भित तरीके से चीज़ों को समझ सके। तो आप यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का मैप। तो ये आप देख लीजिए। अब देखिए ये बना दिया मैं। यहाँ पे क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी है, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी है। यहाँ पे आइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है? ये क्या है? तस्मानिया। और यहाँ पे क्या है? बास जल संधि। यहाँ पे क्या है? बास जल संधि। आप चीजों को देखते रहें, समझते रहें कि कौन सी लोकेशन भी कहाँ है। अब देखिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं ये चीज। अब आप देखिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? केंद्रीय निम्न भूमि यानी सेंटर लैंड के बारे में। केंद्रीय निम्न भूमि। अब केंद्रीय निम्न भूमि के यदि अवस्था देखिएगा आप तो आपको पता चलेगा कि ये तरफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी पूरब में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और पश्चिम में मरुस्थलीय पठार है। ये वाला भाग क्या है? सारा मरुस्थल ही तो है। आप यहाँ पे इस तरह से देखें कि ऑस्ट्रेलिया से 0 डिग्री होते हुए इक्वेटर जाती है। क्या जाती है? इक्वेटर। अब इक्वेटर जो है यहाँ पे 0 डिग्री से होते जाता है और 23.5 डिग्री इसके मध्य, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से 23.5 डिग्री क्या जाती है? तो मकर रेखा जाती है। मकर रेखा जाती है। तो आपको समझना होगा कि ऐसे में इस वाले क्षेत्र में बहुत ही वर्षा निम्न होती है और एक बहुत बड़ा कारण है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी। दूसरी बात कि मकर रेखा का मध्य भागों से, ऑस्ट्रेलिया के मध्य भागों से गुजरना। तो आप देखें कि केंद्रीय निम्न भूमि का जो विस्तार है वो कहाँ है? तो ग्रेट डिवाइडिंग के पूरब में और मरुस्थलीय पठारों के पश्चिम में, यानी मरुस्थलीय पठार पश्चिम में और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बीच में और मरुस्थलीय पठार के बीच में कौन है? तो केंद्रीय निम्न भूमि है। अब जो ये वाले जो भाग हैं हम इसे बोलते हैं सवाना घास मैदान। सवाना घास मैदान या तो मरुस्थलीय घास मैदान, मरुस्थलीय घास मैदान। अब इसे बोलते हैं शीतोष्ण घास मैदान। शीतोष्ण घास मैदान आपको समझ में आया? और इस वाले घास मैदान को
रोड्स रोड्स के नाम से जाना जाता है, रोड्स के नाम से जाना जाता है, जबकि इस वाले घास मैदान को डॉन्स घास के मैदान के नाम से जाना जाता है, डॉन्स घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब दोनों घास के मैदान है, तो ये दोनों में फर्क क्या है? फर्क मात्र इतना सी है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच, और यहाँ पे भी लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और यह जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ भी वर्षा लगभग ठीक ठाक होती है, लेकिन यहाँ का जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे हैं, पर्यावरणीय अवस्था है, वहाँ पे कुछ अनुकूल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे बड़े बड़े और कठोर पौधे और कठोर घास के मैदानें उगती है। अब यदि कठोर घास का मैदान हो, बड़े बड़े घास का मैदान हो, तो आप बताइए उस घास को चारे के रूप में, भोजन के रूप में छोटे जानवर खाएंगे या बड़े जानवर खाएंगे? जैसे जिराफ हो गए, गेंडा आदि जैसे लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जो अपना भोजन करते हैं। और यहीं पे देखिएगा कि सवाना घास के मैदान में ही देखिएगा कि जब घास बड़े बड़े लंबे और कठोर होते हैं, तो उसमें कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय में जो घासें जो उगती है, यहाँ पे जो घासें होती है, जो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होती है, जिसमें अनेक प्रकार के खनिज, लवण तथा प्रोटीन की पदार्थें पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे छोटे छोटे जानवर और जो भी वस्तु और जीवन जीने का जो जानवर लोग और अन्य प्रकार के मानव यहाँ पे अपना कार्य को निर्वहन कर सकते हैं। अतः यहाँ पे देखिएगा तो एक डार्लिंग नदी है, यहाँ पे देखिएगा तो आप गौर से देखिएगा, तो इस ग्रेट डिवाइडिंग के क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डार्लिंग नदी। कौन नदी है? डार्लिंग नदी। और यहाँ से निकलती है एक नदी है जिसका नाम है लचलालन नदी। क्या नाम है? लचलालन नदी, लचलालन नदी। और ये नदी ऐसे आती है और ऐसे यहाँ पे मिलती है, और जहाँ पे ये अपना संगम बनाती है उसको मरे के नाम से जानते हैं, मरे नदी, यानी मरे के नाम से जानते हैं, मरे। और ये जहाँ पे ये नदियाँ गिरती है, इसी का नाम है क्या? कि इनकाउंटर की खाड़ी। क्या है? इनकाउंटर की खाड़ी। ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताया था कि इनकाउंटर की खाड़ी क्या होती है। अब यहीं पे देखिएगा कि इसी वाले मैदान में सिम्पसन मरुस्थल था। पिछले क्लास में हम बताए थे सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल। और सिम्पसन मरुस्थल में ही एक मोनोलिथ है। क्या है? मोनोलिथ। सिम्पसन मरुस्थल में ही मोनोलिथ है। अब ये मोनोलिथ क्या है? तो जो ऑस्ट्रेलिया का मूल जनजाति है बिंदु बी, वो अपना इसको आस्था मानते हैं, यानी चट्टानों का एक बहुत बड़ा समूह है, और उसको ऑस्ट्रेलिया का जो मूल जनजाति है बिंदु बी, उससे मोनोलिथ को अपना आस्था के रूप में पूजा करते हैं, और उससे अपना आस्था को एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में ही जो इस वाले क्षेत्र में, कौन वाले क्षेत्र में? तो जो मकर रेखा जा रही है उसके दक्षिण वाले क्षेत्र में सिम्पसन मरुस्थल है, और सिम्पसन मरुस्थल में ही मोनोलिथ है। मोनोलिथ क्या है? तो एक चट्टानों का एक पहाड़ जैसा बना हुआ है, जिसको ऑस्ट्रेलिया के जो मूल जनजाति है बिंदु बी, उसे अपना आस्था मानते हैं, उसका पूजा करते हैं, उससे कुछ आकांक्षाएं और उम्मीदें और मानसिक आस्था जुड़ी हुई है, जिसे वो एक सांस्कृतिक के रूप में डेवलप हो रहा है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, उस प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस चीज को समझ गए हैं कि यहाँ पे क्या है? मोनोलिथ है, जिसका पूजा बिंदु जनजाति, जो वहाँ की मूल जनजाति है, वो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक आयर झील है। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है आयर झील। क्या है? आयर झील है। अब आयर झील समुद्र तल से 11 मीटर नीचे है। तो आने वाले जितने भी ये सब झीलें हैं, ये सारे पानी कहाँ देते हैं? तो आयर झील में ही गिरा देते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे इतना वर्षा होती है 45 से 60 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ डार्लिंग और लचलालन नदी है,
ये बहती है, जिसके कारण यहाँ पे खेती बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो आर्थिक जीवन और जीने में भी सफलता हो रही है कि नहीं, यानी आर्थिक अवस्था में भी ये लोग जीवन अपना आसानों से जी लेते हैं। इसके साथ साथ यही वाले क्षेत्र में ये वाले जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे मरीनो, क्या मरीनो नस्ल का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मरीनो नस्ल का भेड़ पालन होता है। क्या होता है? भेड़ पालन। अब जब मरीनो नस्ल का शीतोष्ण कटिबंधीय में जब मरीनो नस्ल का भेड़ पालन हो रहा है, तो उससे यहाँ पे क्या मिलेगा? भेड़ से क्या उम्मीद और आकांक्षाएं होंगे लोगों को? तो मांस की प्राप्ति होगी, दूध की प्राप्ति होगी, ऊन की प्राप्ति होगी और अन्य चीजों का प्राप्ति हो जाएगा। तो आर्थिक जीवन जीने हेतु एक बहुत अच्छा नजरिया विकसित हो रहा है कि नहीं। तो मेंस में यहीं से प्रश्न बनाता है कि आयर झील के समीप सांस्कृतिक और प्राकृतिक मानवीय अवस्था की गहनता के बारे में चर्चा करें, इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि इसी वाले क्षेत्र में मरीनो नस्ल की भेड़ पाई जाती है, जिससे वहाँ के लोगों को मांस, दूध और ऊन की प्राप्त हो जाती है। और चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया का यह दूसरा बड़ा क्षेत्र है जो ऊन उत्पादन करने में सबसे आगे है। तो ऐसे आपको चीज़ों को याद रखना होगा। इसके साथ साथ आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसी घटनाएं हैं जो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी होगा। तो हम आज की क्लास में इन सभी पहलुओं पर चर्चा कर लिया, और इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए मैंने आपको ये सभी बातें बता दिया। और इस तरफ क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी सागर है? तो कोरल सागर है। क्या है? कोरल सागर। फिर लिख दे रहा हूँ, कोरल सागर। यहाँ पे क्या है? प्रशांत महासागर। कौन सागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। यहाँ पे क्या है? तो तस्मान सागर है। कौन सागर है? तस्मान सागर है। यहाँ पे क्या है? तो बाह्य जल संधि है, तस्मानिया है। और देखिएगा आगे, तो यहाँ पे जो है दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर है। और यहाँ पे जो है वो क्या है? तो हिंद महासागर है। यहाँ पे क्या है? तो तिमोर का खाड़ी है। तिमोर का सागर है। यहाँ पे बोनापार्ट की खाड़ी है। क्या है? बोनापार्ट की खाड़ी। यहाँ पे क्या है? अराफुरा सागर है। अराफुरा सागर। यहाँ पे कारपेंटिया की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है? टॉरस जल संधि है। क्या है? टॉरस जल संधि है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है न्यू पापुआ गिनी। तो ये क्लास थी और आपको पूरी बातें समझ में आई होगी। लेकिन दो प्रश्न हैं जो कुछ लोग पूछे थे, कुछ लोग कॉल भी किए थे हमारे पास कि सर ये कैसे होगा। तो उस चीज़ को मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप समझिएगा चीज़ों को कि वो उसका प्रश्न था कि सर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम क्यों पड़ा। ये उसका पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था, एकदम जेन्युइन प्रश्न उसने पूछा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जो बता रहा हूँ वो उसको समझ में आ रहा है। उसने उस पर सोचा, विचार किया, चिंतन और मनन किया। फिर दूसरा उन्होंने ये पूछा कि सर जिलैंडिया डूब कैसे गया। हालांकि उसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन उसकी ऐसी बातें थी जो उन्होंने पूछा और मैं उन्हें बताने का प्रयास दो भागों में करूँगा। तो एक बच्चा का प्रश्न था, उसने मुझे कॉल किया, प्रश्न पूछा कि सर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों कहा जाता है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? इस तरह के पर्वत है, तो जो इस तरफ से जा रहा है पश्चिमी व्यापारिक पब ने, और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा है। अब जब ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा है तो यहाँ से ये जो जल चली है वो अपना ऊर्जा और गर्मियाँ उसके अंदर बहुत ये है, प्यासी है, तो ये जाएगा ऐसे, और जाएगा तो उसके अंदर चढ़ते चढ़ते ऊर्जा कम जाएगी। तो ऐसे में कम जाएगा तो उसकी अवस्था ठीक नहीं रहेगा। तो यही कारण है, उसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। लेकिन इसको और विस्तार से हम समझने का प्रयास करते हैं। आपका प्रश्न मैं समझ पा रहा हूं, उसको देने का प्रयास कर रहा हूं उत्तर। आपका प्रश्न ये था कि सर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों कहा जाता है।
तो आप समझिए कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इस तरह से खड़ा है और वो ऑस्ट्रेलिया के जलवायु को, मरुस्थलीय को, नदियां को, उन सभी भागों को क्या कह रहा है कि दो भागों में डिवाइड कर दे रहा है। अगर सोचिए कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नहीं होता तो यहाँ से जो व्यापारिक पैमाने चली ये सीधा ऐसे जाती, वर्षा बराबर कराती कि नहीं, तो क्या यहाँ पे मरुस्थल बनता? बिल्कुल नहीं बनता। तो ऐसे में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक बहुत बड़ा अपना रोल निभा रही है ऑस्ट्रेलिया के दो भागों में, ऑस्ट्रेलिया के जलवायु को, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट को दो भागों में बांटने में। अब यहाँ से जो नदियाँ हैं देखिए तो कुछ नदियाँ इधर जाएगी, कुछ नदियाँ इधर जाएगी, तो सारी अवस्था को, जलवायविक अवस्था को, कृषि अवस्था को डिवाइडिंग दो भागों में बांट रहा है। अतः इन सब कारणों से ही इसका नाम पड़ा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब दूसरा प्रश्न इसका था कि सर जीलैंडिया डूब क्यों गया? तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर समझिए, आप अपना व्यवहारिक के बात पर लेकर समझिए। आपका प्रश्न था कि जीलैंडिया सर डूब क्यों गया, तो आप समझिए ऐसे कि क्या सुबह सुबह आप देखते हैं कि विद्यालय कोचिंग जाने के जल्दी में आप क्या करते हैं कि फन खाते हैं, ब्रेड जिसको बोलते हैं, ब्रेड खाते हैं, क्या करते हैं कि ब्रेड खाते हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी खा ले और चले जाए। तो क्या आप कभी देखिएगा कि जो ब्रेड होता है उसके अंदर छिद्र होते हैं। अब उस छिद्र को देखिए, ब्रेड को पानी में रखिए और पानी में रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे उसके छिद्र वाले भाग में, उसकी जो अंदर के ओर जो छिद्र है उसके भाग में पानी भरता जाएगा, तो वो जो फन है, वो जो ब्रेड है वो डूब जाएगा। यही कारण हुआ जीलैंडिया में कि जैसे जैसे मैग्मा का अंदर से भार लगता गया, मैग्मा में डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ता गया और घनत्व बढ़ने के कारण वो जीलैंडिया धीरे धीरे डूब गया। और धीरे धीरे जब डूबा तो उसके नीचे जो जंतु होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे, वो सारे दब गए होंगे। तो बहुत वर्षों के बाद जब उस वाले क्षेत्र में वहाँ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का उत्पादन ढेर गति से हुआ। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो विस्तार है, आप देखिएगा ध्यान से, मैंने ये भी आपको बताया था। आपका प्रश्न था कि सर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जब यहाँ तक था तो ये वाले बीच वाले भाग कहाँ गया, बीच में बांस जल संधि कैसे आ गया? तो मैं आपको बताया था कि जो यहाँ डूब जाने के कारण है वो सेम कारण है जो जीलैंडिया डूबा था। जीलैंडिया डूबने का कारण क्या था? मैग्मा को अंदर से डेंसिटी लगाना, जिसके कारण जीलैंडिया के भार में वृद्धि, तो वो धीरे धीरे अवतलित होता गया जल में। सेम उसी प्रकार यहाँ का जो डिवाइडिंग रेंज का जो विस्तार था तस्मानिया तक, वो तस्मानिया के मतलब भाग में मिलता था, लेकिन ये जो क्षेत्र था यहाँ पे, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाले जो क्षेत्र था, वो स्थल था, वो डूब गया। सेम उसी कारण कि जैसे जीलैंडिया डूबा था। अब यहाँ पे जब डूबेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्थल है, जब डूबेगा तो उसके नीचे आंतरिक भागों में जो जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, सब दबेंगे और हजारों साल तक दबे रहेंगे। तो वही क्या होते हैं कि पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण से ये वाले क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के ये वाले क्षेत्र में बहुत तेजी गति से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का निर्माण होता है। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।